हाँ, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टीडीएस टीडीएस में पूरा कंसेप्ट रूल और जो मैं अभी तक आपको बताया था 15G 15H का केबल होता है वो सारा चीज इसमें कवर करने वाला हूँ। लेट फीस क्या लगने वाला है, पेनल्टी वगैरह सारा कुछ। तो टीडीएस का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, आज फिर दोबारा बता दूंगा। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मीन्स जो भी सोर्स का जरिया होता है, जैसे मान लीजिए आप कंपनी के ओनर हैं, आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया है, तो सामने वाले एम्प्लॉय का सोर्स का जरिए आप बनते हैं। तो आप जैसी सैलरी देते तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपके ऊपर लायबिलिटी देते हैं कि आप किसी भी पर्सन को पे करोगे पेमेंट, चाहे एक्सपेंस का हो चाहे इनकम का हो, उस नेचर और उस लिमिट के बिहाफ पे जो टीडीएस के अंदर सेक्शन में कवर हो जाता है उस पर आपको क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा, है ना। तो एक्चुअली देखा जाए टीडीएस कौन डिडक्ट करता है, बायर। ठीक है, तो हम टीडीएस में क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं टीडीएस कोर्स में अपना ये देखने वाले हैं। पहला कंसेप्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज अ टीडीएस, क्या है, 10 नंबर क्या है, टीडीएस डिडक्टर एंड डिडक्टिव होता क्या है। डिडक्टर कौन होता है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है। डिडक्टिव क्या होता है, जो टीडीएस जिसका कटा होता है। डिडक्टर का मतलब पेयर और डिडक्टिव का मतलब पे, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ टीडीएस रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो हाईलाइट वाला इंपॉर्टेंट है, वही इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं टीडीएस का फॉर्म कौन सा होता है। चालान पेमेंट करना हो, रिटर्न फाइलिंग करना हो, तो उसके लिए फॉर्म कौन सा होता है, उस फॉर्म का नाम क्या होता है, वो देखने वाले हैं। उसका टीडीएस का सर्टिफिकेट कौन सा होता है, कौन सा फॉर्म होता है टीडीएस का सर्टिफिकेट, प्लस में सर्टिफिकेट कब इशू करना है, किस डेट को इशू करना है, वो सारा चीज देखने वाले हैं। फिर टीडीएस का पेमेंट ऑनलाइन, जैसे आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर फॉर्म 15G और 15H होता क्या है, किस काम में आता है, वो देखने वाले हैं। फिर सेक्शन देखेंगे 206 डबल लेन नॉन फर्निशिंग पेन, यानी कोई पर्सन आपको पेन नहीं देता है लेकिन पेन दिया है वो गलत है, यानी इनएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, बंद है, तो उस केस में कितना टीडीएस कटना चाहिए। एक आता है 260 AB, यानी आपका इसमें कुछ लिमिट सेट किया गया है, अगर आपको 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कट जाता है तो आपको मैंडेटरी होता है कि आईटीआर फाइलिंग करें, अगर नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में होता क्या है। उसके बाद इंटरेस्ट क्या लगने वाला है, लेट फीस क्या लगने वाला है, पेनल्टी क्या लगने वाला है, वो सारा हम बात करने वाले हैं। उसके बाद टीडीएस रिफंड कैसे होता है बाय डिडक्टिव का। फिर टीडीएस विद जीएसटी एंटी टैली में हम देखेंगे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिडक्टर कैसे एंट्री करता है, डिडक्टिव कैसे एंट्री करता है। फिर डाउनलोड सीएसएफ फाइल क्या होता है, कि जितना भी आपने रिटर्न फाइलिंग किया है, कौन सा टीडीएस चालान डिपॉजिट करवाया है, टीडीएस काट के उसका सीएस फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद एफयूआई फाइल क्या होता है, कि आपके एफयूआई फाइल कब करना होता है, ये लेटेस्ट डाउनलोड करना होता है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग फाइलिंग के समय। फिर टीडीएस रिटर्न का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे फाइलिंग होता है। मतलब इतना सारा रूल जानने के बाद, समझने के बाद आपको एंड में क्या करना होता है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना होता है। ये तीनों आप देख लो, डाउनलोड सीएसआई फाइल, एफयू फाइल और टीडीएस रिटर्न, ये तीनों क्या है, रिटर्न का पार्ट। एक इसमें रिटर्न का फाइल क्या है, टीडीएस का पेमेंट कैसे करना होता है, अगर हम किसी का काट लेते हैं तो जमा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक ये होने वाला है। एक बार मैं बता दूं, टीडीएस का पेमेंट चालान उसका अलग मतलब होता है, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग का मतलब अलग होता है। मतलब आपने सेक्शन वाइज टीडीएस काटा है तो वहां पे आपको क्या बोला गया है कि पर्सन का पैन कार्ड पे टीडीएस डिडक्ट होता है ना। लेकिन आपको डिडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए, तभी डिडक्ट करोगे। 10 नंबर नहीं होता कैसे डिडक्ट करोगे। मैं तो ये आगे देखने वाले हैं धीरे धीरे, पर थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू समझ लो कि रिटर्न में और चालान पेमेंट में फर्क क्या होता है। चालान जब हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं तो उसमें बस सेक्शन वाइज और अमाउंट बताकर पेमेंट कर देते हैं, उसमें पर्सन का नाम और पैन कार्ड नंबर नहीं बताते, डिटेल में नहीं बताते, बस सेक्शन बता के चालान का पेमेंट कर देते हैं जितने अमाउंट का हमने किया है। लेकिन टीडीएस रिटर्न में क्या जाता है, फुल्ली समरी जाता है। समरी मीन्स कि किस पर्सन के पैन कार्ड में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना उसने इनकम जनरेट किया है। ठीक है, प्लस में उसका पैन नंबर जाता है। अब मान लो आपने किसी पर्सन का टीडीएस काटे तो पैन के बिहाफ पे ही तो काटा होगा,
अब वो अपना आईटीआर फाइलिंग करने जाएगा तो सामने आपने टीडीएस काट रखा है लेकिन उसका रिपोर्ट में नहीं दिखा, तो आपसे कल का आकर लड़ेगा। तो वही समरी हमें बताने के लिए गवर्नमेंट की कि इस पर्सन का नाम, जैसे ममता नाम है, उनका पैन नंबर ये है, 10,000 का अमाउंट है, उसका हमारा टैक्सेबल पेबल था 10,000 में से हमने 1,000 का प्रोफेशनल फीस का टीडीएस काट लिया है। ऐसे पूरा डिटेल में समरी हम किसी में देते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में। लेकिन हम टीडीएस पेमेंट में क्या करते हैं, सेक्शन वाइज चालान का पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल फीस सेक्शन नंबर 94J में हमने 10,000 का टीडीएस काटा, फिर हमने काटा सेक्शन 194H में कमीशन का हमने टीडीएस काट लिया, तो क्या हम टीडीएस का चालान का पेमेंट एक ही में कर देंगे? नहीं, जितना सेक्शन का आपने टीडीएस काटा सारा सेक्शन वाइज चालान का अलग अलग पेमेंट जाएगा, ना कि मिक्स होके जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? हर एक सेक्शन का अलग चालान पेमेंट होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब चलो अपने आगे मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ टीडीएस। फॉर क्विक एंड एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स द इनकम टैक्स लॉ हैज इनकॉर्पोरेट अ सिस्टम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द पॉइंट जनरेशन इनकम। क्या कहता है कि अपना इनकम टैक्स को लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट का मतलब किस पे एप्लीकेबल है? कंपनियों पे। मैं एक बात बता दूं, अपनी कंपनी कुछ के कुछ टाइप होते हैं, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी कंपनी सुना होगा। इन पे कोई भी लिमिट सेट नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनी बनाते हो तो आपको टीडीएस है कि मैंडेटरी काटना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेटिव सिस्टम है जो डिडक्शन करना होगा किस पे? जब आप जनरेट करते हो इनकम सोर्स का, उस इनकम पे आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। क्या कहते हैं? दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कॉमनली नाउ एज टीडीएस। वो सिस्टम का नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, अंडर दिस सिस्टम टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय द पेयर। कौन डिडक्ट करता है भाई इनकम पे? पेयर। पेयर कौन होता है? डिडक्टर। डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है एंड इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑन बिहाफ ऑफ द पे। डिडक्टी के बिहाफ पे टीडीएस कौन जमा करवाता है? पेयर। ठीक है, मान लो अंजू थी और गौरी थी। गौरी क्या है? ओनर है। अंजू क्या है? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर कौन है? गौरी है। अंजू गौरी के कंपनी में काम करती है और अंजू की सैलरी थी 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो गौरी ने क्या किया कि अंजू के सैलरी में से 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया। तो पेयर कौन हुई थी? तो पैसा कौन दे रहा था? गौरी दे रही थी ना। और पे रिसीव कौन कर रहा था? अंजू कर रही थी। तो गौरी ने अंजू के सैलरी में से 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया और 90,000 रुपए बाकी का दे दिया। मैंने आपको टीडीएस बताया था किस में से डिडक्ट होता है? टैक्सेबल वैल्यू में से। हमारा टैक्सेबल वैल्यू क्या था? सैलरी था 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 में से 10,000 रुपए काट के 90,000 रुपए गौरी दे दी। तो फिर अंजू बोली कि यार मेरी सैलरी तो 1,00,000 रुपए है, आप 90,000 रुपए क्यों दे रहे हो? तो आपने क्या बोला कि हमने टीडीएस काट लिया है बाय लो। किसके लो? इनकम टैक्स के लो के हिसाब से हमने टीडीएस काट लिया है जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल था। हम आपके पेन के बेस के बिहाफ पे जमा करवा देंगे, आप फिर उसको बाद में रिफंड ले लेना। तो रिफंड कैसे लेंगे वो भी देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, तो वही बोला है कि जो टीडीएस डिडक्ट करता है पेयर, किसके बिहाफ पे जमा करवाता है? पेई के बिहाफ पे। किसको जमा करवाता है? गवर्नमेंट। बात क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टीडीएस कब काटना जरूरी है। व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्ट? टीडीएस कब काटना जरूरत है? क्या कहता है? इफ यू आर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, देन टीडीएस विल बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ डैश पेमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से कुछ टीडीएस का लिमिट सेट किया गया है, टाइम सेट किया गया है कि आपको कब टीडीएस काटना है। आप कहोगे अंजू आई, अंजू को करे हुए 15 दिन हो गए, तो क्या चलते फिरते अंजू से कह दो कि आप आज टीडीएस काट लूंगा, कल टीडीएस काट लूंगा? नहीं, उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट किया गया है। क्या टाइम पीरियड है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर। मतलब अंजू ने पूरा 1 महीना काम किया, ड्यू हो गया, अंजू की सैलरी ड्यू हो गया, उसी समय गौरी क्या करेगी? टीडीएस काट लेगी। या तो पेमेंट देते समय टीडीएस काट लेगी, दोनों में से जो पहले आ जाए, या तो ड्यू हो जाए या तो पहले पैसा दे रही हो, दोनों में से जो पहले हो जाए उस टाइम पे आपको टीडीएस काट लेना है।
फॉर एग्जाम्पल सैलरी से हटके, जैसे गौरी की कंपनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसने क्या एक हायर किया सीए, सीए सोनू को हायर किया। गौरी ने क्या किया, सीए सोनू को हायर किया, कहा कि सर आप मेरे जितने भी कंप्लायंसेस होंगे सारा कुछ आप देखोगे, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस होने कंपनी के सारे आप देखोगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनको क्या कहा कि पर मंथ का 30,000 रुपये चार्ज करता हूँ। अच्छा चार्ज करता हूँ, तो टीडीएस का सेक्शन क्या कहता है कि आपको मतलब 30,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना होगा 10% के हिसाब से, सेक्शन 197 के हिसाब से। तो गौरी क्या करती है, गौरी को मैं क्या करता हूँ, बिल बना के देता हूँ, क्योंकि मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ। मैंने गौरी को बिल बना के दिया कि भाई मैं प्रोफेशनल फीस कितना चार्ज कर रहा हूँ, 30,000 रुपये। मैं गौरी को बिल बना के दिया, गौरी ने बिल रिसीव किया, गौरी के लिए तो सर्विस परचेस हो गया। अब गौरी ने क्या कहा कि भाई हमारे ऊपर तो टीडीएस एप्लीकेबल है, उन्होंने 10% के हिसाब से मैं 3,000 रुपये टीडीएस काट लिया। पैसे कितने दे दिए, 27,000 रुपये। तो जब उनके पास बिल चला गया तभी उन्होंने मेरा क्या किया, टीडीएस काट लिया। पेमेंट तो बाद की बात है। तो वही कह रहा है कि चाहे आप पेमेंट दे रहे हो चाहे क्रेडिट हो रहा हो, जो पहले हो जाए आपको टीडीएस काट लेना। समझ में हुआ? आगे बढ़े। अब बात करते हैं 10 नंबर होता क्या है अपना, 10 नंबर जरूरी क्यों है इस केस में। क्या कहते हैं, 10 शुड बी ऑब्टेन्ड बाय एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैंने आपको अभी टीसीएस का बस सारा कुछ कंसेप्ट बताया, टीसीएस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, सेलर। टीडीएस कौन डिडक्ट करता है, बायर। कैसे कलेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कंपनसेशन सेस पढ़ा था आपने, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनका रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने कहा भाई कंपनसेशन लगा लो, हायर रेट से कंपनसेशन चार्ज करो और आपका रेवेन्यू जो है लॉस में है उसको प्रॉफिट में करो। ऐसे ही जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो ना, उस गाड़ी पे 10 लाख की गाड़ी हुई तो उस पर 1% टीडीएस आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट कह रहा हूँ, कलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लिया जाता है आपसे। फिर वो कहोगे क्या एक्स्ट्रा पैसा लेकर आप वो अपनी जेब में डालते, नहीं, वो गवर्नमेंट के पास जमा करवाते हैं आपके पैन कार्ड के बेस पे। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा तो चले गए ना जेब से। तो कलेक्ट कौन करता है, सेलर, और डिडक्ट कौन करता है, buyer। अच्छा तो क्या कह रहा है, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस कलेक्ट करना है तो 10 नंबर तो भैया रहना जरूरी है। तो क्या करें, इट इज ए मैंडेटरी टू क्विट 10 इज ऑल टीसीएस और टीडीएस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग। आपके ऊपर भाई मैंडेटरी है, अगर आप टीडीएस में एप्लीकेबल होते हो, मैंडेटरी हो जाते हो, कलेक्ट करना है डिडक्ट करना, तो आपको 10 नंबर लेना जरूरी है। एक और थोड़ा सा इसमें आपको ओवरव्यू बता दूं, जो भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी एलएलपी कंपनी रजिस्टर करते हैं उनको 10 नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनके लिए कोई लिमिट सेट नहीं किया गया है। अगर वो 1 रुपए की भी उस नेचर का ट्रांजेक्शन करते जो टीडीएस के लोग के हिसाब से है, उनको टीडीएस काटना काटना। ठीक है सर। अच्छा तो भाई 10 नंबर लेने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें तो भैया पहले तो अथॉरिटी मिल गई, भैया 10 से हम टीडीएस कलेक्ट कर सकते हैं और टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम जो कलेक्ट या डिडक्ट किए ना उसका रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, चालान का पेमेंट कर सकते हैं, किसका, टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, चालान का पेमेंट कर सकते हैं। और उनके बाद वो हमें एविडेंस के तौर पे प्रूफ भी तो मांग देना है भाई कि बताओ आपने डिडक्ट किया तो किसको जमा किया है, कुछ तो प्रूफ दो हमें, ताकि हमें दिल को तसल्ली होए। तो वो क्या करते हैं, 10 नंबर की मदद से क्या करते हैं, सर्टिफिकेट रेज करते हैं। सर्टिफिकेट के भी टाइप होते हैं, फॉर्म होते हैं, कब देना हो तो सारा कुछ आज मैं बताने वाला हूँ, अगर टाइम रहा तो। ठीक है, 10 नंबर समझ में आया। 10 नंबर को ऐसे देखा जाए तो टैक्स अलॉटमेंट नंबर कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स अलॉटमेंट नंबर। आगे बढ़े। अच्छा अब बात करता है हु इज लायबल टू डिडक्ट एंड हु इज द टीडीएस डिडक्टर एंड टीडीएस डिडक्टिव। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन लायबल होता है डिडक्ट करने के लिए और डिडक्टर डिडक्टिव होता कौन। तो बात करते हैं, दैट पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट।
जो भी पर्सन पेमेंट करता है ना, वो लायबल हो जाता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, और वो टीडीएस डिडक्ट करके क्या करता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देता है। बात समझ में आया? अच्छा, आप क्या कहें, टीडीएस डिडक्टर होता कौन है? पर्सन हु डिडक्ट टीडीएस if you are making any sort of payment specified under the income tax act. इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से जो भी पर्सन पेमेंट करता है स्पेसिफिक सेक्शन के हिसाब से, देन टीडीएस विल बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ डेज पेमेंट। ठीक है, जब भी वो पेमेंट करेगा और इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से उस नेचर का पेमेंट आ जाता है, उस सेक्शन के हिसाब से पेमेंट आ जाता है, तो उसी टाइम उसको क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। हाउएवर नो टीडीएस विल बी डिडक्ट ऑन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, उसका मैं बात करता हूँ। मैंने अभी क्या बोला, ओपीसी कंपनी हो, एलएलपी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इनके ऊपर क्या है, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने रूल दे रखा है कि भाई सबसे ज्यादा पैसा पेमेंट कौन करता है, कंपनियां करती है, एम्प्लॉय। तो आपके ऊपर मैंडेटरी है भाई टीडीएस डिडक्ट करना, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन दो ऐसे पर्सन है जिनको गवर्नमेंट मना कर रखी है, किस केस में मना कर सकती है और किस केस में मैंडेटरी हो जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पे हम थे, हाउ एवर नो टीडीएस विल बी डिडक्ट इफ यू आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन, हम जैसे पर्सन। इंडिविजुअल में कौन होते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं, उनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। फिर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक लॉ होता है, इसमें घर के सारे सदस्य होते हैं, उसमें एक मुखिया होता है, वो क्या कहते हैं, अलग अलग मुखिया के पास सारे अपने घर के सदस्य पे पैसा होता है, उस पर कुछ एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता है, तो उसको एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो ऐसे है, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर इन पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या, जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लिमिट क्रॉस नहीं किया है, या 2 करोड़ से ज्यादा का क्रॉस नहीं किया है, और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तब तक आप क्या करोगे, टीडीएस नहीं काट सकते। लेकिन इन दोनों का पर्सन का अगर लिमिट क्रॉस हुआ और ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, तब तो टीडीएस काटना पड़ेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। जब तक ऑडिट नहीं होता है, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होता, तब तक कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, पर क्या कह रहा है, इन केस ऑफ रेंट पेमेंट, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट का पेमेंट करता है, वेयर द अमाउंट पेबल एक्सीड 50,000 रुपये पर मंथ। मैंने क्या बोला, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई आप ऑडिट नहीं करवाते हो, लिमिट क्रॉस नहीं, आप टीडीएस मत काटो, लेकिन आप पेमेंट करते हो 50,000 रुपये पर मंथ का, तो आपको क्या करना होगा, टीडीएस भैया डिडक्ट करना पड़ेगा। पर अब आपके मन में ख्याल आ गया, इनको डिडक्ट करने के लिए हमें 10 नंबर लेना पड़ेगा, नहीं, गवर्नमेंट ने क्या कहा, जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो ना, उसके पेन पे आप जमा करवा दीजिए, आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है रेंट के केस में। ओनली किसका रेंट, कॉमर्शियल बिजनेस का हो या अपने घर का हो, ठीक है। रेजिडेंटल हाउस का, और रेजिडेंटल मतलब जिसमें हम रहते हैं, कॉमर्शियल मतलब जो बिजनेस का है, उसका अगर आप 50,000 ज्यादा रेंट देते हो तो टीडीएस काट लो, पर मंथ की बात करें, अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो। ठीक है, अब क्या कहता है, डिडक्टिव कौन होता है, एनी पर्सन टू होम टीडीएस हैज बीन डिडक्ट, किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, मोड थोड़ा ना मारा कि भाई तेरा होगा तो तेरा नहीं होगा, सबका होता है भाई। जो कंपनी में एज ए एम्प्लॉय है, जिनकी सैलरी ज्यादा है, चाहे ऐसे बिजनेस है जो नेचर के पेमेंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, इनकम एक्सपेंस का, उनका टीडीएस डिडक्ट होता है, कोई भी हो पर्सन, उनका टीडीएस डिडक्ट होगा, और जिनका डिडक्ट होगा उसको क्या कह देते हैं, डिडक्टिव। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई टीडीएस का, टाइप्स ऑफ टीडीएस, टीडीएस के कितने प्रकार हैं, रेट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। मैंडेटरी जो कंपनियों में चलती है, मैंने ज्यादातर वही लिखा है, एक दो ऐसा है कि जो नेचर के अलग है, जो वो क्या है, द प्रोविजन ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आर एप्लीकेबल टू सर्वर पेमेंट सच अस। टीडीएस डिडक्शन करने के लिए कैसे कैसे सोर्सेस होने चाहिए, सैलरी का इनकम हो,
इंटरेस्ट का इनकम हो, कमीशन का इनकम हो, ब्रोकरेज का इनकम हो, प्रोफेशनल का बिजनेस का हो, ये तो भाई 5-6 मैंडेटरी है जो कि हर एक बिजनेस में चलता है। उसके अलावा रॉयल्टी कभी कभार है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट भी ये भी चलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेमिंग हो, विनिंग हो, लॉटरी हो, ये सब मैंने बता रखा है क्या होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू विच द टीडीएस प्रोविजन अप्लाई, इन सब पे क्या होता है, टीडीएस का प्रावधान अप्लाई होता है, नियम एप्लीकेबल होता है। द पेयर हैज टू डिडक्ट एट सोर्स ऑन द पेमेंट मेड बाय हिम, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। अब देखते हैं लिमिट क्या है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 192 पेमेंट ऑफ सैलरी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ एम्प्लॉय, इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों लगा रखा है, इनकम टैक्स में हमारा जो सैलरी का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, वो उसमें क्या होता है, स्लैब रेट चलता है। हमारे इनकम टैक्स में 2 रिजीम में चलता है, एक होता है न्यू रिजीम, एक होता है ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम में कितने तक की लिमिट की छूट है, 7 लाख तक की, 7 लाख तक कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 7 लाख 1 रुपया भी कमाया तो सारे पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। पर ओल्ड में जाने से क्या फायदा मिलता है, आपको डिडक्शन मिलता है सारे चीज का। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 2-3 सेक्शन का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसकी लिमिट कितनी होती है सैलरी की, 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए तक आप भाई कोई टैक्स नहीं, ठीक है। और आज के फाइनेंशियल 25-26 का बता दूं तो बाय डिफॉल्ट अपने कौन सा रिजीम में चलता है, नो टैक्स रिजीम में। अगर आपको ऑप्ट करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो एक फॉर्म होता है 10IEA, आपको वो फाइल करना होता है, तब ओल्ड में जा सकते हो। लेकिन वो सैलरी के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो किसके लिए है, बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अपना बेसिक इंजेक्शन लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए इनकम टैक्स के लोगों के हिसाब से, ओल्ड में 7 लाख और न्यू में 12 लाख, ठीक है। तो आपको ये लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर आपके कैसा रेट होता है, इसमें नॉर्मल स्लैब रेट होता है, सैलरी के हिसाब से स्लैब रेट चलता रहता है। अब बात करते हैं दूसरा, ये क्या इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बात करते हैं, सेक्शन 193, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी पर्पस पे काम करती है, इंटरेस्ट के पर्पस पे काम करती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में क्या कहते हैं कि आपका डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है, आप किसी स्टॉक होल्डिंग कर लियो, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हो, वो प्रॉफिट होती है तो आपको डिवेंचर के तौर पे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन वो पैसे की अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने सेविंग का रखा है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स का जैसे एलआईसी कंपनी का बॉन्ड्स ले रखा है, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, उस बॉन्ड से आपको हर मंथ में 8% का सेविंग मिलता है, ठीक है। तो इसका आपका बॉन्ड्स का कितना टैक्स अमाउंट होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 10% से टीडीएस कटेगा। अदर देन सिक्योरिटी बॉन्ड्स और डिबेंचर के अलावा और कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किए हो और वहां से पैसा आपको इसलिए मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, तो आपको 10% से ज्यादा टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगी, वही 10,000 रुपए। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। अब मान लो एक कंपनी है पीएसआई प्राइवेट लिमिटेड करके, वो क्या करती है, अपना रिवेन्यू, रिवेन्यू तो समझ में आता है क्या होता है, सेल, वो क्या करते हैं अपनी सेल की वैल्यू बढ़ाना चाहती है, रिवेन्यू बढ़ानी चाहती है, तो क्या करते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती है, शेयर्स में अपने सर्टिफिकेट इशू करती है कि हाँ भाई एक शेयर लो 1,000 रुपए का है, जो भी कंपनी प्रॉफिट में जाएगा उस शेयर के बदले में आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा, हर मंथ में आपको अमाउंट मिलेगा। तो ऐसी कई कंपनियां जो शेयर्स इशू करती है, शेयर्स हम खरीद लेते हैं, फिर हमें क्या होता है हर मंथ में उससे पैसा आने लगता है, अगर कंपनी फायदे में तो पैसा आएगा, लॉस में तो नहीं आएगा। तो आपका डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड का मतलब क्या, लाभांश हो रहा है, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस कटेगा। मैं क्या देगा, तो इन तीनों सेक्शन को याद रखो। उसके बाद अपना क्या आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक सैलरी वाला और एक ये सेक्शन 194C। इसमें क्या होता है, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर में पहले मतलब समझ लो, कॉन्ट्रैक्टर वो जैसे अंजू ने अपनी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम मुझे दिया है, मैं कौन हूँ, श्याम, तो मैंने गौरी से कांटेक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बेस में मैंने काम ले लिया कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ काम भी करना है, कुछ पेंटेंट भी करना है बिल्डिंग में, अच्छा जी,
पर मेरे पास ना बंदे हैं उतने और ना ही मेरा मन है काम करने का। तो मैं क्या करता हूँ, अपना काम किसी शिवा नाम के बंदे को दे देता हूँ, जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैंने अपना काम उसको दिया ना करने के लिए, लेकिन मेरे से डील किससे हो रखी है, मेरे और गौरी के बीच में हो रखी है। तो वो मेरे बदले में काम पूरा करके देगा, तो मैंने अपना काम उसको दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर। मैं क्या हो जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर। बात समझ में आया? अच्छा, अगर आपका सिंगल ट्रांजेक्शन होता है 30,000 रुपए तक की वैल्यू रखी गई है इसमें, और फाइनेंशियल ईयर में कितना, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफाइन किए गए हैं। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपको कितना परसेंट से टीडीएस काटना होगा, 1% से। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का मतलब ओपीसी कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम करते हो तो कितना परसेंट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, 2% से। बात समझ में आया? मैं क्या कहता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कमीशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि आप किसी एलआईसी कंपनी के एजेंट हो, आप किसी का इंश्योरेंस करवाते हो, उसमें आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। सेक्शन कौन सा कवर होता है, सेक्शन 194D। अगर आपको 20,000 से ज्यादा का कमीशन मिल जाए तो 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अच्छा जी, अब क्या बात करता है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 194G। इसको याद रखना है क्या, मैंने कहा नहीं रखना। ये क्या होता है, जैसे लॉटरी वोटरी पे टिकट पे आपको कमीशन मिल गया, या आप एजेंट हो, लॉटरी का टिकट बिकवाते हो बीच का दलाल बन के, है ना, या खुद जाके परचेज करते हो तो उसकी अमाउंट 20,000 से ज्यादा तो 2% की टीडीएस कटेगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 194 192 देखा, सेक्शन 194C देखा, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 194H। क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादातर कमीशन बेस पे भी काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो करती है, कमीशन बेस पे भी करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना साई एक्सपोर्ट कंपनी है, वहां पे क्या करते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं। वो क्या करते हैं, ठेकेदार कंपनी से मिल जाते हैं, कहते हैं कि सर हम आपको काम करवा देंगे, लेकिन उस काम के बदले में जितना पैसा आएगा ना उसमें से मुझे 20% कमीशन चाहिए, है ना। तो ऐसी कंपनी जो कमीशन बेस पे काम करवाती है, या ब्रोकरेज कौन होता है, बीच का दलाल जो होता है, जिसको ब्रोकरेज देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका एक घर था, आप कंपनी चलाते हो लेकिन आपका एक घर था, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग बिकवाने के लिए आप किसी ब्रोकरेज वाले को बुला लेते हो, एजेंट को बुला लेते हो, दलाल को बुला लेते हो। कहता है आप दलाल का, अगर ये बिल्डिंग 1 करोड़ का बिकता है तो 2 लाख का कमीशन तेरा पक्का। यानी उसको आप क्या दे रहे हो, बिल्डिंग बिकवाने पे ब्रोकरेज दे रहे हो। अगर 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो कितना परसेंट काटोगे, 2%। कितने, फुल्ली अमाउंट पे जितना उसको दे रहे हो। तो उसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 192, सेक्शन 194C, सेक्शन 194H। अब सेक्शन 194I याद रखना क्या, हाँ इसको भी याद रखना है। इसमें आपको डिफरेंट क्या है, हम मान लो, अब बात करते हो कंपनी में, कंपनी लाइन में आप जाते हो, कई कंपनियां अपनी फिक्स एसेट खुद की रहती है या रेंट पे लेती है, कई कंपनियां उसकी बिल्डिंग खुद की होती है या तो रेंट पे रहती है, उस पर ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी होता है। कैसे, सेक्शन 194 आई कवर करता है, क्या कहता है, अगर आप रेंट दे रहे हो 50,000 रुपए पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ मतलब जैसे कि आपका जो सामने वाला लेजर है, जो कि ओनर है प्रॉपर्टी का, कहता है यार तू 2 महीने के एक साथ मुझे दे दे रेंट, मतलब मेरा महीना दूसरे महीने का पूरा नहीं हुआ, 1 महीने तो कंप्लीट था, लेकिन दूसरे महीने का 15 दिन ही गया, तो मेरा पूरा ले लिया 2 महीने का किराया। तो कहते हैं पार्ट ऑफ मंथ हो या पर मंथ हो, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू देते हो रेंट पे, तो आपको कितना परसेंट काटना पड़ेगा, तो यहां देख लो। जैसे सेक्शन 194 आई क्लोज ए क्या कहता है, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, किसकी बात कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की, बिल्डिंग की और मशीनरी की, उसका देते हो तो 50,000 पर मंथ से ज्यादा 2%। लेकिन आप बिल्डिंग, सॉरी मैंने गलती कर दिया, रेंट किसका दे रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी, ओनली मशीनरी की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना 50,000 ज्यादा दे तो 2%। लेकिन आप बिल्डिंग की देते हो, लैंड की देते हो, फर्नीचर की देते हो, ये उसने डिजाइन से फिटिंग करवा रखा है रूफिंग पे इलेक्ट्रिशियन का, अगर उसकी आप देते हो, फिटिंग ही देते हो, तो कितना परसेंट से काटना होगा, 10%। अमाउंट कितना होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा। समझ में आया? मशीनरी की बात करें तो 2%,
अगर बिल्डिंग की बात करता है, फर्नीचर की बात करता है, रेंट की बात करता है, लैंड की बात करता है, उसका रेंट दे रहे हो तो कितना परसेंट? 10%। ये दोनों याद रखना, अलग अलग रेट है, 2%, 10%। इसको भी याद रखना, मैंडेटरी है। तो कितना सेक्शन देख के आ गए? 192, सेक्शन 194C, सेक्शन 194H, सेक्शन 194I। 4 सेक्शन आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा, और देखते हैं आगे। अब ये वो वाला सेक्शन है जो अभी मैंने आपके इंडिविजुअल एचयूएफ में बताया था ना, कि अगर आप के ऊपर टीडीएस काटना मैंडेटरी नहीं है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप रेंट देते हो 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 194I डी। कितने परसेंट से टीडीएस काटना है उस पे? 2% से रेंट पे, अगर आप इंडिविजुअल हो और एचयूएफ हो तो। ठीक है सर। लेकिन इसमें क्या बोला है? नोट कवर अंडर सेक्शन 194I, जो हम अभी आई देख के आए हैं कंपनी के केस में, वो इसमें कवर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या करने वाला हूं? क्या सेक्शन 194J याद रखना? हाँ भाई, इसको भी याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 के बाद ये 5वां सेक्शन में बता रहा हूँ, इसको भी याद रखना है। ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है? एनी सम पेड वेव ऑफ फीस और फॉर प्रोफेशनल फीस। एज अ प्रोफेशनल फीस की अगर हम बात करें, आपने सी अपॉइंट किया, एडवोकेट अपॉइंट किया, केस लड़ने के लिए, कंप्लाइसेंस करने के लिए, अगर आपके 30,000 के ज्यादा की वैल्यू है तो कितना परसेंट से टीडीएस काटना पड़ेगा? 10% से। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 194G। ठीक है, अब बात करते हैं एनी सम पेड बाय वे ऑफ रेमिटेशन फीस कमीशन टू बी अ डायरेक्टर। अगर आप कोई कंपनी का डायरेक्टर है और उसको क्या करते हो? रेमिटेंशन देते हो फीस के नाम पे। रेमिटेंशन क्या होता है? एक तरह की सैलरी देते हैं डायरेक्टर को, तो सैलरी नहीं काउंट होता है, उसको सैलरी नाम नहीं यूज करते, हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर को अगर पैसा मिलता है ना कंपनी से, उसको सैलरी नहीं बोलते हम, रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेमुनेशन कहते हैं या रेमिटेंस कहते हैं। तो उसको अगर वो मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है? डायरेक्टर को। और 30,000 रुपए ज्यादा की वैल्यू है ना, तो उसकी भी क्या करी जाएगी? टीडीएस काट ली जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, आप क्या, आपकी कैरिंग आउट आउट एनी एक्टिविटी कंसिंग एंड बिजनेस। अगर आपका ट्रांसपोर्ट की कंपनी है ना, अगर आप कैरिंग करते हो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, 30,000 ज्यादा वैल्यू होता है, आपको 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि आपने पेटेंट, आपने, मैंने पेटेंट पढ़ा रखा था बेसिक में, कॉपीराइट करवाते हो, शेयरिंग करते हो। जैसे पेटेंट क्या होता है? आपने फॉर्मूला बनाया था, पर्सन आता है आपके पास, कहता है भैया मुझे भी मार्केट में काम करना है, आप क्या करो, अपना फॉर्मूला मुझे दे दो ना यार, कॉपीराइट करवा दो ना, जो पैसा होगा ले लो, पर मैं आपके एरिया में काम नहीं करूंगा, मैं कहीं और जाके काम करूंगा। अगर उसका कॉन्टेक्ट हो रखा 30,000 रुपए की ज्यादा की वैल्यू है, तो कितने परसेंट से टीडीएस काटोगे? 10% से। अब बात करते हैं टेक्निकल सर्विस। अब मान लो आपकी कंपनी ने वाईफाई लगा रखी है, या एयरटेल कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रखा है उसके एजेंट से, और उसको हर मंथ का 30,000 रुपए से ज्यादा का वैल्यू को देते हो, तो कितने परसेंट टीडीएस काटोगे? 2%। टेक्निकल सर्विस। या फिर मान लो आपका कंपनी का लैपटॉप खराब हो गया भाई, सॉफ्टवेयर डलवाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया, 30,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो कितने परसेंट टीडीएस काट लोगे? 2%। समझ में आया? अच्छा, अब फिर क्या कहते हैं? रॉयल्टी क्या होता है? एग्जीबिशन, सिनेमोग्राफिक, जैसे कई फिल्म स्टार होते हैं, हीरो हीरोइन काम करते हैं फिल्म में, अगर वो पैसा लेते हैं ना, अगर उनकी 30,000 से ज्यादा की वैल्यू है ना, तो 2% से टीडीएस काट देते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है सिनेमोग्राफी, फोटोग्राफी करने में, और आप फोटो खींच के उस फोटो को बेचते हो, आगे सेल आउट करते हो, तो 30,000 ज्यादा के सेल आउट करते हो, 2% टीडीएस कटेगा। रॉयल्टी मतलब आपने ऐसा एक किताब लिखा जो किसी ने नहीं लिखा है, और उस बुक को आप पब्लिश करवा रहे हो, या फिर कोई पर्सन आता है आपसे कहता है भाई वो बुक का मुझे भी हक दे दो, आपका ही नाम रहेगा, राइटर आप ही रहोगे, लेकिन पब्लिश करने का अधिकार दे दो। उसके बीच में कॉन्टेक्ट करके पैसा लिया, 30,000 रुपए से ज्यादा लिया, 2% से टीडीएस कटेगा। ये सारा किस्म कवर होता है भाई सेक्शन 194J में। मैं क्या कहते हैं इसमें से सारे याद रखने, क्या नहीं, 2 चीज याद रख लो बहुत है। कौन सा? अभी हाईलाइट करवाता हूँ। आ कलर ये रेड ले लिया। एक अपना कौन सा? ये प्रोफेशनल फीस वाला,
एक अपना कौन सा ये प्रोफेशनल फीस वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा आपको याद रखना है इसमें, आपको ये टेक्निकल सर्विस वाला, सॉरी, ये आपको कौन सा याद रखना है, टेक्निकल सर्विस वाला। ये दो याद रख लो बहुत है। एक सेक्शन 194C में प्रोफेशनल फीस का, इसमें 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करना है तो 10%। और दूसरा कौन सा, टेक्निकल सर्विस लेते हो 30,000 ज्यादा का अमाउंट पे करते हो तो 2%। बाकी कोई याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं इस सेक्शन में, पर ये दोनों चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात करते हैं भाई, तो अभी आप सबने देखा वीडियो में, यानी जो मैंने अभी आपको सेक्शन बताया, 5-6 ऐसे सेक्शन है जो आपको है कि मैंडेटरी याद रखने ही रखने हैं, विथ लिमिट, विथ रेट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ डज टीडीएस वर्क, टीडीएस कैसे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी इंटरप्राइजेस हैज टू पे 1,18,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी की स्ट्रीम में ऐड है 18,000 रुपए, किसको देता है, मिस्टर XYZ फ्रॉम अ कंसल्टेंसी फी। जो एबीसी इंटरप्राइजेस है वो क्या करता है, XYZ कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लेता है और उसको 1,18,000 रुपए पे करने को बोलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप कंपनी हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो डिडक्टर कौन बना, एबीसी। तो एबीसी इंटरप्राइजेस अपना डिडक्टर बनता है, तो देखो क्या करता है, वो तो पहले देखेगा कि भाई उसको किस सेक्शन में टीडीएस कटना है, कितना लिमिट में कटना है और कितने परसेंटेज से कटना है। उसने भाई पहले सर्च किया, फाउंड आउट टीडीएस सेक्शन, थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट, तो उसको पता चला कि अंडर सेक्शन 194(7) में काटना है, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस ले रहा हूँ, कंसल्टेंसी ले रहा हूँ मैं उससे, और 10% से टीडीएस काटना है। अब बात करते हैं टीडीएस काटे तो काटे किस पे। एक बात बता दूं, अगर आपका कुछ भी आता है बिल जिसपे जीएसटी चार्ज है, तो जीएसटी वाला अमाउंट पहले अलग कर देना, फिर जो आपका एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर देना। फिर डिडक्ट करने का, जैसे मान लो 1,00,000 रुपए का मेरे पास बिल, 1,18,000 का बिल आया था, इसी का ले लेते हैं, 1,18,000 रुपए का बिल आया था, तो मैंने क्या किया, 18,000 रुपए तो पहले साइड कर दिया, क्योंकि जीएसटी का पैसा हमारा होता नहीं है, किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। 18,000 रुपए साइड कर दिया, अभी फिलहाल के लिए अभी साइड किया है। फिर 1,00,000 रुपए में से मैंने क्या किया, 10% टीडीएस अपना माइनस कर दिया, यानी 10,000 रुपए माइनस कर दिया, तो 90,000 और 18,000 कितना बनता है, 1,08,000 रुपए मैं किसको पे कर दूंगा, डिडक्टी को। और 10,000 रुपए में क्या करूंगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दूंगा। तो वही कह रहा है कि आपने डिडक्ट किस पे किया, 1,00,000 पे 10%, यानी 10,000 रुपए डिडक्ट किया, और बैलेंस अमाउंट जो भी था XYZ को 1,08,000 रुपए आपने दे दिया है। और 10,000 रुपए किसको आपने डिपॉजिट करवा दिया है, गवर्नमेंट को, किसके थ्रू, चालान के थ्रू। फिर उसके बाद आप टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कर देते हो। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, जैसे हमने जो ये 10,000 रुपए जो अभी गवर्नमेंट को जमा करवाने, किसके थ्रू, चालान के थ्रू। और टीडीएस रिटर्न अलग होता है जिसमें हम समरी बताते हैं। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने के बाद हम सामने वाले पर्सन को कब टीडीएस का सर्टिफिकेट देते हैं, जब हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करते हैं ना, उसके 15 दिन के बाद, यानी जिस दिन फाइलिंग किया उस दिन छोड़ दो, उसके अगले दिन से 15 दिन काउंट करो, उसके 15 दिन के बाद हम XYZ को क्या करेंगे, टीडीएस का सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ जी सर, हमने आपके इस अमाउंट पे इतना टीडीएस डिडक्ट किया और देखो प्रूफ के तौर पे हमने आपका टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवा रहा। समझ में आया, कब देना होता है, जिस दिन टीडीएस रिटर्न फाइलिंग किया उस दिन को छोड़ के उसके अगले दिन 15 दिन से के बाद आपको टीडीएस की सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सामने वाले पार्टी को देना होता है। लेकिन चालान जमा करने के, रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्या होना चाहिए, पैन नंबर। और दूसरा मैंने रेंट के केस में क्या बताया था, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, कि आपके पास पैन नंबर हो तो भी चल जाएगा, पैन नंबर ना हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सर, अब बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या होता है। यार अभी तक हमने देखा कैसे काटना है, किस पे लाइबल है, कब काटना है, क्या सेक्शन है, क्या लिमिट है, सारा कुछ देखते हुए आगे। लेकिन अब बात करते हैं भाई, टाइम क्या है, कब जमा करवाना है, कब रिटर्न फाइलिंग करना है। तो बात करते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट।
द टीडीएस डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस अमाउंट और टीडीएस चालान। हम जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं कैसे जमा करते हैं? टीडीएस के चालान के थ्रू। कैसे जमा करते हैं सर? टीडीएस के चालान के थ्रू। तो ऑन द 7th ऑफ द फ्लोइंग मंथ, यानी आपने अप्रैल मंथ में किसी पर्सन का टीडीएस काट लिया, तो मई मंथ में 7 तारीख मतलब नेक्स्ट मंथ मई मंथ में 7 तारीख से पहले पहले आपको टीडीएस जमा करवा देना है। इसके थ्रू? चालान के थ्रू। हाउ एवर फॉर अ टीडीएस डिडक्टेड इन मार्च, अगर आपने मार्च मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है ना, तो मार्च मंथ अपना क्या होता है? क्लोजिंग ईयर होता है, यानी कंप्लायंसेस का दिन होता है, बैलेंस शीट बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, सारा कुछ हमारा कंप्लायंसेस का काम रहता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? 1 महीने का छूट दे देती है उसमें। अगर आपने मार्च में टीडीएस डिडक्ट किया ना, तो आप 30 अप्रैल तक जमा करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया है, तो जमा कब करवाना है? नेक्स्ट मंथ 7th। लेकिन मार्च में डिडक्ट किया है तो कब तक जमा करवा सकते हो? 30 अप्रैल तक, कोई दिक्कत नहीं, बिना लेट फीस लगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इनकी। अभी मैंने आपको बताया था कि रेंट भी तो करते हैं, परचेस ऑफ। अब देखो, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, फिर मतलब बताता हूँ। फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी पे मैंने आपको सेक्शन नहीं पढ़ाया, आप पढ़ लेना, उसमें देख लेना, पीडीएफ में मैंने सारा सेक्शन डाल रखा है। तो फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, आप अगर प्रॉपर्टी भी परचेस करते हो ना, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। रेंट का पेमेंट करते हो, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करता है। आप इनका टीडीएस डिडक्ट करते हो ना, तो कब तक जमा करवा सकते हो? ड्यू डेट इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इज विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जिस दिन आपने डिडक्ट किया है, उस महीने के 30 तारीख तक जमा करवा सकते हो, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप जमा करवाना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस। टीडीएस को कैसे डिपॉजिट करते हैं वो देख लेते हैं पीडीएफ के थ्रू।